3 बज रहे हैं। मुद्दा गर्म है कि क्या उद्धव सरकार खतरे में है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना के गठबंधन की बैठक बुलाई और 3 घंटे इसमें माथापच्ची होती रही। इससे पहले शिवसेना ने अपने अखबार सामना में बीजेपी और राज्यपाल को भी सरकार न हिलाने की धमकी दी, जबकि कांग्रेस नेता संजय निरुपम गठबंधन सरकार की कम उम्र होने का दावा कर रहे हैं। और इसी पर हमारे कुछ मेहमान भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। उनसे पहले एक खबर और आपको हम बता दें। मुंबई में लगातार ये खबरें आ रही हैं, एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण है, लेकिन महाराष्ट्र में सियासत किस तरह गर्म है बताते हैं आपको। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर गठबंधन नेताओं के साथ बैठक कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। ये जानकारी है कि इस बैठक में शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी के नेता शामिल थे और कोरोना से जंग के बीच महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी खींचतान पर चर्चा हुई है। अभिषेक, इस चर्चा में महाआघाड़ी की गाड़ी कहां पर जाकर रुकी? देखिए, इस चर्चा में एक बात तो साफ हो गई है कि ये चर्चा कोरोना तक ही सीमित नहीं थी, ये पूरी राजनीतिक चर्चा थी। क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के एक कद्दावर मंत्री एकनाथ शिंदे वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने किसी को पूछने के पहले ही एक बात स्पष्ट किया कि इसमें कांग्रेस की तरफ से 3 नेता आए हुए थे और उसके अलावा एनसीपी के नेता थे, शिवसेना के नेता थे। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस के 3 नेता आए हुए थे, कांग्रेस के 3 मंत्री आए हुए थे। ये कहने का मतलब साफ है कि कांग्रेस हमारे साथ है, ये मैसेज देने की कोशिश थी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की कल राहुल गांधी का बयान आना, रात में उद्धव ठाकरे से बात करना राहुल गांधी का, और उसके बाद आज सुबह 10 बजे इस मीटिंग में आने के पहले प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट जो मंत्री भी हैं, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने स्टेट पदाधिकारियों के साथ की और उस स्टेट पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद फिर इस बैठक में शामिल होने आए। यानी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और कहीं ना कहीं ये सारे लिंक अगर जोड़े तो इससे साफ है कि जो तालमेल का है वो तालमेल की कमी महाविकास अघाड़ी में नजर आ रही है। और लगातार लोग सामने आकर के ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उस मैसेज में कहीं ना कहीं वो ये कहना भूल जाते हैं कि वो बार बार जिस चीज़ को इंडिकेट करते हैं उससे साफ है कि अगर किसी चीज़ को आप छुपाना चाहते हैं तो उसको लेकर एक फ्रंट आगे आकर के आप बार बार उसी चीज़ को लोगों को बताते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आज सामना में सुबह सुबह राज्यपाल को नसीहत और धमकी दी जाती है, बीजेपी को धमकी दी जाती है कि अगर आप सही नहीं रहे तो हमारे 170 विधायकों से 200 विधायक हो जाएंगे। यानी यही मेरा सवाल था अभिषेक आपसे, इसी बात पर मैं आना चाह रही थी कि वो कह रहे हैं सामना में कि भाई आप अगर इस तरह करेंगे तो फिर बीजेपी के विधायक हिल जाएं तो फिर हमसे मत पूछिएगा। ये तो ये हुआ कि भाई हम डरे हुए हैं लेकिन हम दूसरे को डराने के लिए ऐसे ही बस हवा में कुछ भी कह देंगे। देखिए प्रीति, यही बात तो महत्वपूर्ण है कि अगर आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको सामना में के जरिए या फिर संजय राउत के जरिए या फिर किसी नेता के जरिए आपको फ्रंट पे आके ये सारी चीज़ें क्यों कहनी पड़ रही हैं। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है और अब बीजेपी को धमकाने की कोशिश है ताकि बीजेपी बैकफुट पर आ जाए और अपने विधायक बचाने में लगी रहेगी। तो सामने वो आक्रामक तौर पर जो अभी तक 3 दिनों से बैटिंग कर रही है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पे चली जाएगी। और राज्यपाल को लेकर के इसलिए इंडिकेट किया गया क्योंकि हमेशा महाविकास अघाड़ी के लोग ये आरोप लगाते रहे बीजेपी पर कि राज्यपाल के जरिए सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, केंद्र राज्यपाल के जरिए सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। और चलिए अभिषेक, हमारे साथ राम कदम जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। राम कदम जी, आप लोग क्यों राज्यपाल के बहाने महाराष्ट्र में सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आरोप है आप पर। पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार कोरोना से निपटने में विफल हो गई है। अब विफल हो जाने के बाद जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनको इस प्रकार के आरोप करना शोभा नहीं देता। मुंबई जैसे शहर में लोग तड़प तड़प करके घर में मरे जा रहे, अस्पताल में कहीं पर भी जगह नहीं है। 64 दिन बीत गए लॉकडाउन के, इन्होंने 64 दिनों में मुंबई जैसे शहर में एक सिंगल नया बेड नहीं बनाया। बीकेसी की बात करते हैं, वे सारे क्वारंटाइन सेंटर है जो आज तक शुरू नहीं हुए। ये सरकार ना लोगों की भूखमरी रोक पा रही है, ना पुलिस पर अब तक 240 हमले हुए वो हमले रोक पा रही है। ये सरकार पूरी तरह से सबदूर फेल है। अब ये सबदूर फेल होने की वजह से लोगों के मन में जो आक्रोश है, पूरे समूचे महाराष्ट्र में जो हाहाकार है,
उसके लिए ध्यान हटाने के लिए हम पर आरोप किए जा रही है। हम तो सरकार को सहयोग करने के पक्ष में है। अगर सरकार अस्पताल में जो कोरोना से लेकिन राम जूझ रहा कदम है, जी, ये मौत से सहयोग जूझ कैसा रहा है जो वहां पर पहुंच जाता है ये अपील करने की राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए? ये कैसा सहयोग है, इसको हम समझेंगे आगे। लेकिन उधर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले ने बीजेपी पर निशाना साधा कि मुसीबत की घड़ी में कुर्सी के लिए खींचतान नहीं करनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स भी बहुत चल रही है महाराष्ट्र में इस वक्त। सरकार को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रही है, उसको लेकर के क्या कहना है? मूल सब्जेक्ट है कि ये समय ये पॉलिटिक्स करने का नहीं है। जिस तरह से इस महामारी ने हमारे देश की जनता त्राही हुई है, अपने अपने घरों में बैठी हुई है। सरकार ने जो आह्वान किया है, केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी 144 धारा के आधार पर निकाली गई है, उसके सब राज्य उसको पालन कर रहे हैं। और ऐसे समय में कुर्सी की लड़ाई लड़ना ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा मैं नहीं समझता। ऐसे समय में लोगों को बचाना, लोगों के जो दहशत है, डर जो लोगों के मन में है, उसको निकालना और लोगों को बचाना, यही सबसे दायित्व बनता है। ये कुर्सी की लड़ाई का समय नहीं है। ऐसे समय में कोई भी दलों ने, फिर जो सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, ऐसे किसी ने भी इस समय में इस राजकारण नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है और यही सबने उसका पालन करना चाहिए। माजिद मेमन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद जी, जरा ये बताइए, भी नाना पटोले को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कुर्सी की खींचतान नहीं करनी चाहिए। और जो महाअघाड़ी की बैठक के बाद जानकारी आ रही है कि बार बार ये साफ करने की कोशिश हो रही थी कि कांग्रेस हमारे साथ है। ये ऐसा इशारा कर रहा है कि आप लोगों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, नाना पटोले जी की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं और हम लोग ये बात बार बार दोहराते हैं कि ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। राजकारण को भूल जाएं। अब ये देश पे जो संकट है, मानवता पर संकट है, देश के हर नागरिक पे संकट है, जान का सवाल है, वहां हम राजनीति और कुर्सी की बात करें, ये उचित नहीं है। अब वो कदम जी को मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के, जो 1 मिनट पहले आपके माध्यम से बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि ध्यान भटकाने की वजह से हम पर आरोप लगा रहे हैं विफलता का महाराष्ट्र में। ये कोई मान ही नहीं रखता। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। यानी हमने तो देखा है कि ये खैर संकट तो अभी पिछले 2-3 महीने से है। जब से उद्धव सरकार बैठी, उन्होंने जब बहुमत दिखाकर संवैधानिक तरीके से सत्ता संभाली, उसी दिन से देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि टिप्पणी कर करके थक गए, तो अब उन्होंने मौका तलाश किया कि चलिए इस बहाने से कि लॉकडाउन में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, उसे हटाने के लिए दोबारा फिर कोशिश की जाए कि हम वापस सत्ता में आ जाएं। ये बहुत ओछी सियासत है। और मैंने तो एक शब्द देवेंद्र जी को बड़े आदर के साथ कल कहा था मीडिया से, जो मैं दोहराऊंगा आपके दर्शकों के लिए, कि जलबिन मछली जो होती है ना, उस तरह से हमारे देवेंद्र जी हैं कि वो जब से उनके हाथ से सत्ता गई है, उनको शायद नींद नहीं आ रही, चैन नहीं पड़ रहा है। नहीं, जलबिन मछली की बात मजीद जी आप कह रहे हैं, लेकिन जलबिन मछली कौन है वो तो सामना में जो लेख छपा है उससे भी पता चल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के विधायक हिल गए तो फिर हमसे मत बोलिएगा। ये हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हिली हुई आपकी चीजें, आप दूसरे को हिलाने की धमकी दे रहे हैं। मुझे आप 1 मिनट और दे दें तो मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जहां तक के इस सरकार की बात है, ये सरकार कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना के साथ में एक मजबूत सरकार है। 145 का आंकड़ा जो सरकार बनाने के लिए बहुमत की महाराष्ट्र में आवश्यकता होती है, उससे काफी ऊपर 170 के करीब लोग हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो सरकार के गिरने की कहीं कोई शंका नहीं है। पहली बात, ये जो खबरें उड़ाई जा रही हैं बीजेपी के नेताओं के जरिए कि रविशंकर कुछ वहां से कह रहे हैं, यहाँ से पूर्व देखिए, खबरें तो तभी उड़ती है मजीद जी जब कुछ ना कुछ वहां पर हो रहा होता है, कुछ पकड़ा होता है तभी। लेकिन मैं राम कदम जी का इस बीच रुख करना चाहती हूँ। राम कदम जी, देवेंद्र फडणवीस सत्ता के बिना रह नहीं सकते और इसी वजह से आप लोग महाराष्ट्र में ये लगातार ओछी सियासत कर रहे हैं। प्रीति जी, एक बात बताएं, महाराष्ट्र के घर घर में भुखमरी आरंभ हो चुकी है, क्या हम चुप रहे? मुंबई जैसे शहर में प्राइवेट हो, बीएमसी हो, सरकारी अस्पताल हो, कहीं पर भी पेशेंट को बेड नहीं मिलता, घर में लोग मरे जा रहे, क्या हम चुप रहे? 3000 प्राइवेट एम्बुलेंसेस मुंबई में बंद है, सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती, क्या हम चुप रहे? क्या करें हम?
ना ये सरकार लोगों के पेट के लिए कुछ खाना दे रही है, ना इस सरकार ने 64 दिन में 64 रुपए का पैकेज नहीं दिया। ये सत्ता पक्ष में रह के आरोप किस चीज का कर रहे हैं? तुमने 64 दिन में तुम एक पैसा महाराष्ट्र की जनता को नहीं देते हो, बार बार केंद्र की ओर उंगली दिखाते हो, हम पर आरोप करते हो। अरे तुम्हें कुर्सी की चिंता पड़ी इस माहौल में? अरे लाशों के बगल में तुम पेशेंट्स को रख रहे हो जो कोरोना से जूझ रहा है, मौत के साथ जूझ रहा है। लेकिन नहीं, राम ऐसे कदम जी, जो व्यक्ति आप को ये बात कह रहे हैं कि सरकार कुर्सी रख की रही है। चिंता पड़ी आप लोगों को, लेकिन वो नहीं, आरोप आप आप पे लगा रहे हैं कि मेरी- आप लोग मेरी- कुर्सी मेरी छीनने पर समझ उतारू में- है। बहरहाल एक और बात किस- सामने किस- लाना किस- चाहती हूँ, वो ये कि सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आने वाले समय में सरकार में शामिल विधायक बढ़ सकते हैं और विपक्ष के कम हो सकते हैं। देखिए, ये राम कदम जी का ये कहना कि हमें कुर्सी की चिंता है, ये मैं समझता हूँ कोई मान ही नहीं रखता। हम तो बैठे हैं कुर्सी पर, हमें क्यों कुर्सी की चिंता होगी? आपको हमें हटाने की चिंता है। हम तो कुर्सी पर बैठे ही हैं, ऐसे हमें कोई इसकी चिंता नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं सवाल एक कुर्सी और- छीने नहीं, जाने एक- की एक चिंता मैं है और आपको। खुलासा कर दूं, मैं एक खुलासा और कर दूं राम कदम जी की जानकारी के लिए कि मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप अपने केंद्र सरकार के कार्य की बड़ी पीठ थपथपाई कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये रेल का, ये जो प्रवासियों का जो माइग्रेंट लेबरर्स की जो समस्या है, ये इसमें जितने लोग भूख से मरे। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा राम कदम जी, मजीद जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, उस पर वो जवाब आपका चाहते हैं। वो ये कि ट्रेनों की व्यवस्था तो आपने कर दी, लेकिन कई ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें 4 दिन में पहुंचना था, 9 दिन में पहुंच रहे हैं, और जब पहुंच रहे हैं तो उसमें कई लोग जिंदा ही नहीं है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। मेरे ख्याल में वही वो बात पूछना चाह रहे हैं, उस पर क्या जवाब है आप लोगों का? बता दूं, इन्होंने 2 दिन पहले कहा 125 ट्रेन की लिस्ट रेडी है। 125 ट्रेन की लिस्ट 2 दिन तक ये दे नहीं पाए। नहीं, ये देखिए, अब आप केवल- वापस ले जा रहे हैं। सुने, आप नहीं, जो नहीं, सवाल मैं कर रहे हैं आपको उस बता पर, रहा भाई जहां ट्रेन जानी थी कहीं और पहुंच गई, फिर बाद में पता चला कि भाई ट्रेनें यहाँ आनी नहीं थी। इस पर जवाब दीजिए, देखिए घुमाइए नहीं। मैं रेलवे पर ही जवाब दे रहा हूँ। उसकी जानकारी लेनी होगी कि वो कह रहे हैं, जिम्मेदार सांसद है, शायद हो सकता है उनकी जानकारी चेक करके लेनी होगी। पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो ट्रेन की सूची देनी है, वो सूची इनके पास रेडी नहीं है। कल 85 ट्रेन केंद्र सरकार दे रही थी, इनके पास केवल 27 ट्रेन की सूची थी। यानी खुद के पापों को छुपाएंगे। वो मजदूरों को दोपहर का खाना नहीं दिया, शाम का खाना नहीं दिया, इसलिए वो मजदूर 2000 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में पैदल जा रहे थे। ये तुम इस बात से तुम चुपना चाहोगे? मजदूरों की अब तक तुम्हारे पास लिस्ट रेडी नहीं, इस बात से चुपना चाहोगे? जिस ट्रेन की आप बात करते हो, कौन सी ट्रेन हो देखना होगा, उसकी जानकारी लेनी होगी। पर केंद्र सरकार की ओर से राम कदम कहीं पर जी, भी कोताही राम नहीं कदम है। जी, अगर महाराष्ट्र सरकार छुप रही है, इन बातों को छुपा रही है, तो आप भी ठीक से उन बातों को नहीं फेस कर रहे हैं जो सवाल मजीद मेनन ने आपसे पूछे हैं। एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि राहुल गांधी के कांग्रेस शासित राज्यों में काम करने के अलावा जो अलग अलग तरीके हैं, उस पर, उसके दावे पर रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक राहुल गांधी महाराष्ट्र से पल्ला झाड़ रहे हैं और जिम्मेदारी से बच रहे हैं। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं। तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या? कि मुंबई आज वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना। सुनील अहिर जी, रविशंकर प्रसाद ने बहुत बेसिक बात उठाई कि भाई आप लोग मंत्री में तो अगर पद की बात होती है वहां पर दिखते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं कि कोई फैसला कैसा लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, तो राहुल गांधी कह देते हैं कि हम की डिसीजन मेकर नहीं है। ये तो जिम्मेदारी से सीधे सीधे पल्ला झाड़ना हुआ कि बच जाओ, सेफ पैसेज पड़े, निकल जाओ। सुनील अहिर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ, पहुंच रही है। सवाल ये है कि देखिए, राहुल गांधी का सबसे- महाराष्ट्र की सियासत पर वो बयान, उनका सेफ पैसेज है कि भाई पल्ला झाड़ लिया उन्होंने, हम कुछ नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे जाने। नहीं, पन्ना झाड़ने की बात नहीं। आज उद्धव ठाकरे जी से उनसे बात भी हो गई फोन के ऊपर। लोग जो है ना, आपके जैसे जो कुछ चैनल्स है वो गलत फहमियां फैला रहे हैं। आज पूरे विश्व में महामारी फैली। आप जानते हैं प्लेग की हो गई थी 1400 में, 1600 में, उसके बाद 100 साल पहले भी एक महामारी फैली हुई थी। ऐसे स्थिति में जहां बड़े बड़े लोगों की कमर टूटी है, स्पेन जैसे वर्ल्ड क्लास हेल्थ जिसकी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अमेरिका है उसकी कमर टूटी है, ऐसे समय में मोदी जी मेरे को 15 दिन से कहीं दिख नहीं रहे। हेल्थ अच्छा। मिनिस्टर केंद्रीय कौन है, लोगों अच्छा, को नहीं मालूम नहीं नहीं नहीं, है। पहले बैक टू द टॉपिक आते हेल्थ हैं। मिनिस्टर कौन है? सुनील राय आज- जी, आज बैक टू द मुझे टॉपिक आते हैं। बताइए। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। हम भ्रम फैला रहे हैं, चलिए आप ही साफ कर दीजिए। महाराष्ट्र सरकार में फैसलों को लेकर कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? महाराष्ट्र सरकार जो है, कांग्रेस और सब लोग मिलके दिन में 10 बार बात करते हैं, 20 बार बात करते हैं। देखिए, लेकिन ये इसको मुद्दा आज नेशनल मुद्दा बनाने का कारण क्या है? मैं समझ, देश की जनता जानना चाहते हैं कि आप जैसे चैनल सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर क्यों टूट पड़े हैं? क्योंकि बाकी 25 राज्य नहीं है क्या? 25 राज्य है कि नहीं, मुझे बताइए। अच्छा, महाराष्ट्र की बात पे ना क्यों करें। टूट पड़े हैं? महाराष्ट्र में सबसे बाकी पहले नंबर पर पूरे कोरोना के हिंदुस्तान मरीज हैं, को- आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान- सरकार तो ये जिम्मेदारी चीजों को किसकी है? बेहतर तरीके से नहीं कर जब- पा रही है, तो महाराष्ट्र की हाँ, बात ना हाँ। करें, बाकी राज्यों की बात करें। मुझे बताइए, बाकी राज्यों की बात करें, सूट करेगा आपको? उसका जवाब देता हूं सूट मैं। करेगा सुनिए, आपको मैं सूट बात- करेगी वो जवाब बात? सुनोगे आप? अगर महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं उस पर बात करने के साथ साथ उद्धव सरकार का फेल्योर सीधे सीधे दिख रहा है, उस पर बात ना करें, नहीं करनी चाहिए। नहीं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उस पर जवाब देने की। सुनिए, जब आप पैसा लेते हैं महाराष्ट्र से, कितना लेते हैं इनकम टैक्स में? पूरे प्रीति हिंदुस्तान जी। आज तक 70 साल में कितना ले चुका है? तो सारे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं अपनी खुद की आर्थिक राजधानी ठीक करने की, कि जब कुछ गलत हो रहा है तो आप महाराष्ट्र के अंदर फेंक रहे हैं, और जब कुछ अच्छा हो रहा है तो हिंदुस्तान से लोग महाराष्ट्र में डील करने आते हैं। तो जवाबदारी किसकी है? कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? कहाँ है इतने दिनों से? 15 दिन से प्रीति जी। देखा नहीं। कहाँ हेल्थ मिनिस्टर है? राम कदम जी, उनकी जिम्मेदारी प्रीति जी। नहीं है। राम कदम जी, आर्थिक जी। राजधानी से टैक्स राजनीति तो आप भी करना लेते हैं, जिम्मेदारी बताइए है भाई क्या? आप क्या कर रहे हैं? जवाब प्रीति दीजिए जी। राजनीति सुनील करना आहिर का। जिम्मेदारी है प्रीति जी। बीजेपी की। सत्ता को प्रीति खींचना जी। जिम्मेदारी है बीजेपी की। सुनील आहिर जी, जवाब ले लें राम कदम से। आपने क्या किया? पूछा उनको, बीजेपी के विधायकों ने क्या चलिए कर रहे पूछ लेते हैं, क्या जिम्मेदारी है चलिए उनकी? पूछ लेते हैं, चिल्लाइए नहीं, थोड़ा पूछ लेते हैं। राम कदम जी जवाब दीजिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्ता में होने के बावजूद ये नहीं समझ पा रहे कि देश में होने वाली हर तीसरी मौत कोरोना के कारण मुंबई महाराष्ट्र से हो रही है। हर तीसरा व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र में पॉजिटिव है। वर्ल्ड की बात करते हैं, चाइना में 7 दिन में अस्पताल बना, 64 दिन बीत गए, अंतर्राष्ट्रीय शहर है तो मोदी मुंबई जी में। आए कि आप नहीं एक देखने? आप शांति से सुन लीजिए। आप एक सिंगल बेड आप बना नहीं पाए। मोदी जी ने 3 महीने का मुफ्त में अनाज दिया, आपने लोगों तक वो मोदी जी ने अनाज दिया। अब तक नहीं दिया। कुछ भी हो, मोदी जी दिल्ली बात करते हो। आप सब दूर फेल हो चुके हो। ना ट्रेन की लिस्ट रेडी है, ना मोदी जी ने दिया हुआ अनाज आपने लोगों तक पहुंचाया है। आप मुझे लाशों के बताइए, बगल में लाशों को अमेरिकी रख करके राष्ट्राध्यक्ष रोज उसके प्रेस बगल में कॉन्फ्रेंस कोरोना लेते पॉजिटिव कि नहीं? पेशेंट का इलाज किया जाता है। अमेरिका के दुनिया में ऐसा राष्ट्राध्यक्ष कहीं हुआ रोज है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लेते लीजिए, कि आप नहीं? बीच में मत सारी बोले। जिम्मेदारी आप लेते बोलते कि समय नहीं? मैंने आपको टोका अच्छे नहीं, आप दिन सुन की लीजिएगा। जिम्मेदारी किसने ली थी? प्रीति जी को महाराष्ट्र भारत का हिस्सा ऐसे है कि चर्चा नहीं नहीं? होती। सुनील ऐसे आहिर जी, चर्चा ऐसे नहीं होती। कैसे भारत का फैक्ट हिस्सा सामने ऐसे चर्चा नहीं आएंगे? होती। आप जो ऐसे अभी चर्चा चिल्ला नहीं चिल्ला के होती। बता रहे थे उसका जवाब तो ले लीजिए। हाँ, ऐसे नहीं चल। प्रीति जी, मुंबई जैसे शहर में मैंने आज ही ट्वीट किया है वीडियो, केम अस्पताल में आज 5वीं बार लाश बगल में रखी है और वहां पे मौत से जूझ रहा है व्यक्ति, उनका इलाज हो रहा है कोरोना पेशेंट्स का। दुनिया में ऐसा कहीं हुआ है? नहीं हुआ। आदमी 2-2 दिन घर पे तड़प करके मर रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, किसी भी अस्पताल में कमरे नहीं है, बेड नहीं है, एक बेड पे 2-2 लोगों को रखा जा रहा है, उनको खाना भी दिया जा रहा है, वो बैड क्वालिटी का खाना है। हम क्या चुप रहे? ये इनकी विफलता ये छुपेगी इससे? बार बार ये केंद्र की ओर उंगली करते हैं। सब दूर ये सरकार फेल है। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि 2 महीने आज हो गए, 2 महीने 3 दिन, और रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, घरेलू मजदूर है, उनके घर परिवार कैसे चलेंगे? महाराष्ट्र सरकार ने 64 दिन में 1 पैसे का पैकेज नहीं दिया। प्रीति, ये केवल आरोप करने के लिए आते हैं। इनकी कोई सरकार हम हिला नहीं रहे।
हमको कोई सुनील सरकार नायर जी, गिराने में स्वारस्य नहीं सुनील है। नायर जी, पर अब ये कह दीजिए कि की डिसीजन मेकर नहीं है। अपनी खुर्ची की चलिए एक अधिक छोटा सा चिंता है। जवाब सुनील नायर जी कह दीजिए कि की डिसीजन मेकर नहीं है हम लोग। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, कितने पैसे उसमें दिए? आपको मालूम है अमेरिका में हर एक इंसान को $1200 दिए हैं, लगभग 90,000 रुपए इनके जेब में डाले हैं। हर कपल को लगभग $2400 दिए उनके जेब में डाले हैं। हर कुटुंब को देखिए सुनील नायर जी, आपके सारे फैक्ट सही होंगे, सही हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की बात हो या फिर कोरोना से लड़ाई की बात हो, बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपने दोनों नेताओं को सुना, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, बताइए। देखिए, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि जैसे सुनील अहीर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की ही बात क्यों करते हैं। महाराष्ट्र बिल्कुल बात की जाएगी क्योंकि वो देश की आर्थिक राजधानी है, और देश की आर्थिक राजधानी अगर बनी है तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन होना लाजमी है कि जब से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन होता है या आर्थिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है, इसलिए देश की राजधानी है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर के उनको इतनी दिक्कत है तो वो सरकार से सवाल पूछे। जो विपक्ष से सरकार सवाल पूछ रहे हैं उन्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर यहाँ पर आज के समय में, अभी की समय में जो खबर है कि 54,500 के आसपास महाराष्ट्र में आंकड़ा पहुंच गया है, यानी पूरे देश में अगर 1.5 लाख है तो 1/3 उसका महाराष्ट्र में है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, मुंबई में 28 से 30,000 के आसपास का आंकड़ा पहुंच गया है। उसके बाद सामने परसों अगर उन्होंने उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आने वाले समय में ये खतरा और बढ़ सकता है बारिश के समय में। आज 4 बजे उद्धव ठाकरे ने सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, इसलिए कि 31 मई को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, लॉकडाउन 4, और ऐसे में आने वाले समय में इसको कैसे कंटिन्यू किया जाए ताकि आर्थिक और यही तरीका होना चाहिए अभिषेक, जो आप बता रहे हैं कि कैसे पड़ाव दर पड़ाव इस बड़ी चुनौती से हम सामना करेंगे। और इस बीच अब राजनीति की जो खींचतान चल रही है महाराष्ट्र में, वो अब इस कोरोना की लड़ाई को कहां ले जाकर रोकेगी, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इधर मजदूरों के घर लौटने की कोशिश के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के शव के पास उसका बच्चा मां की मौत से अनजान होकर खेलता और उसे जगाने की कोशिश करता दिखा। दावा किया जा रहा है कि वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है। वीडियो को आरजेडी ने ट्वीट किया है और रेल मंत्री और सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने अपने ट्वीट में लिखा है, मुजफ्फरपुर में स्टेशन पर बच्चा अपनी मां की लाश से खेल रहा है, जगा रहा है। इस सच्चाई से अनजान की भारतीय रेल में 4 दिन के भूखे प्यासे सफर ने मां की जान ले ली। अब रेल मंत्री और अधिकारी ज्ञान वाचेंगे कि महिला दिल की रोगी थी, वजन ज्यादा था, बीमार थी। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आने के बाद लगातार भावना का जो ज्वार है वो आ गया है सामने। लेकिन इस बीच देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,387 मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 170 मरीजों की मौत के साथ ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,337 तक पहुंच चुका है। देश के ज़्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ख़राब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 52,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर है, जहां पर अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 14,460 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7,300 पहुंच गई है।